Jai Hind all of you. Today we will start a new chapter in geography, the Earth in the solar system. हम इस चैप्टर में जानेंगे कि व्हाट इज सोलर सिस्टम क्या होता है और उसमें भी हमारा जो प्लैनेट है यानी कि अर्थ पृथ्वी उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी ने नाइट स्काई तो देखा ही होगा। रात के समय जब आप स्काई में देखते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप देखते हैं कि जब धीरे धीरे रात घिरने वाली होती है यानी जब शाम खत्म होने वाली होती है तो आपको कुछ कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स स्काई में दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। तो ये जब शाम खत्म होने वाली होती है, रात होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तब तो आपको कुछ ही स्टार्स दिखते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि जैसे जैसे अंधेरा घिरता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इतने सारे स्टार्स हो जाते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। दे बिकम काउंटलेस। तो पूरा पूरा जो आसमान होता है उसे देखने पर ऐसा लगता है कि पूरे स्काई में डायमंड्स ही डायमंड्स जड़ दिए गए हों। ओके, सो वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसे ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। वो दिखते स्टार की तरह ही हैं, लेकिन हम उनको ध्यान से देखेंगे तो वो ट्विंकल नहीं करते हैं। इस तरह से उनकी लाइट ट्विंकल नहीं होती है। सो वो क्या होता है उनके बारे में हम जानेंगे। स्टार्स के अलावा आपको और भी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि मून, चांद। मून आपको अलग अलग दिन अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई देता है। उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है स्काई में, एक ही जगह पर हमें रोज रोज वो नहीं दिखता। इसके अलावा उसका जो शेप होता है वो भी हर दिन हमको चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इन शेप्स को, इन बदले हुए शेप्स और साइज को हम बोलते हैं फेसेस ऑफ मून। फेसेस ऑफ मून। ये जो मून का साइज चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ मून। तो आपने 2 दिन तो देखे ही होंगे। एक जब हमको पूरा का पूरा चांद बहुत बड़ा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे। और फिर उसके 15 दिन बाद हम जब देखेंगे स्काई में तो हमको मून दिखाई ही नहीं देता, वो गायब हो जाता है। उसको हम बोलते हैं अमावस्या यानी कि न्यू मून डे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 14 डेज के बाद जो 15th डे होता है। ओके, तो इसको हम 15 डेज भी कर सकते हैं। तो जो 15th डे होता है, फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या हो जाती है यानी कि मून बिल्कुल नहीं दिखता। और अमावस्या के 15 डेज बाद हमको फुल मून दिखता है यानी पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है। तो हमें मून भी दिखाई देता है। और हमें जब हम दिन में देखते हैं स्काई को तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, दैट इज सन, सूरज। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि दिन में सिर्फ सन दिखाई देता है, रात में तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज सन इतना ज़्यादा ब्राइट होता है, उसकी इतनी ज़्यादा लाइट निकलती है कि बाकी सारी चीज़ें उसमें ढक जाती है, तो उसको हम दिन बोलते हैं या सुबह बोलते हैं। स्टार्स और मून बाकी टाइम भी स्काई में ही रहते हैं, दिन के टाइम भी रहते हैं। लेकिन दिन के टाइम जब सन आता है तो उसकी जो रेज होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है कि बाकी सब चीज़ें छुप जाती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उजाला हो गया। तो सन की लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। नाउ सन इज ऑल्सो अ स्टार। हम जो आसमान में तारे देखते हैं उन्हीं तारों में से एक सन होता है। लेकिन बाकी स्टार्स तो हमें इतने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन सन तो कितना बड़ा दिखाई देता है, उसकी रोशनी भी हम तक पहुंचती है। तो ऐसे कैसे? ऐसा इसीलिए बिकॉज सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। जो सबसे पास हमारे प्लैनेट के, अर्थ के जो तारा है, जो स्टार है, वो सन है। बाकी स्टार्स कुछ कुछ तो सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम उनको बहुत दूर से देखते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए हमें वो सिर्फ एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं स्काई में। ओके, सो सन इज द बिगेस्ट स्टार। सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? जो हमारे सबसे पास है, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। ओके, एंड सन इज ऑल्सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हम तक धूप पहुंचती है, हम तक रोशनी पहुंचती है, उसका सोर्स क्या है? सन। लेकिन
सन हमारे इतने पास है, नियरेस्ट स्टार है, लेकिन इतने पास होते हुए भी वो हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, लेकिन फिर भी वो हमें इतना बड़ा दिखता है। तो सोचिए वो असल में कितना बड़ा होता है, अगर हम वहाँ पर जाके देखेंगे तो वो कितना बड़ा उसका साइज होगा। ओके, नाउ अब हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है। अगर हम स्काई में देखें तो रात में हमें स्टार और मून के अलावा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी दिखती हैं। हम कभी कभी उनको पहचान सकते हैं, कभी कभी हमें वो समझ में नहीं आते, क्योंकि हम उन्हें ऐसे ही अपनी आंखों से देखते हैं, ओके, विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब ऐसी बॉडीज़ जो स्काई में रहती है, जिसमें कि सन भी आ जाता है, मून भी आ जाता है, बाकी के स्टार्स भी आ जाते हैं, और बाकी के प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेओर्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ में आती हैं, जो कि हमको स्काई में दिखाई देती हैं। उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। नाउ आपने जब स्टार्स की तरफ देखा होगा तो आपको बहुत सारे स्टार्स ऐसा लगता होगा कि कोई ग्रुप बना रहा है, उनका एक अलग पैटर्न होता है। ओके, सो जैसे कुछ एक जगह पर कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स है, 8-10 स्टार्स है या 4-5 स्टार्स है, वो अलग कोई शेप बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ऐसे स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। अलग अलग स्टार्स का ग्रुप मिलाकर अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, अलग अलग शेप्स बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। बहुत सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं जिनके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग उनके पैटर्न्स होते हैं, डिज़ाइंस होती है, लेकिन जो सबसे फेमस है, यानी कि जो सबसे इजीली आपको समझ में आ सकता है, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 सेजेस। सप्त का मतलब 7 और ऋषि का मतलब सेजेस। तो सप्तऋषि नाम का एक कॉन्स्टलेशन है जो आप अपनी छत पे जाकर भी देख सकते हैं अगर खुला हुआ आसमान हो तो। आपकी बुक में सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सप्त का मतलब होता है 7, तो यहाँ पर टोटल 7 स्टार्स हैं। तो ये कुछ इस तरह का शेप आपको स्टार्स का बनता हुआ दिखाई देता है जब आप स्काई में सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को देखते हैं। नाउ ये जो 2 स्टार्स हमको दिख रहे हैं नीचे के सप्तऋषि के, उनकी सीधी लाइन में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा चमकता हुआ हमको स्टार दिखाई देगा, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार। बहुत पुराने समय में, एंशियंट टाइम्स में, जो लोग होते थे उनके पास उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे जो हम आज यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉम्पास हो गया, या फिर उनके पास डायरेक्शन बताने की कोई मशीन नहीं होती थी, तो वो स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे। तो जब उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता था तो बाकी डायरेक्शंस भी अपने आप उनको पता चल जाती थी। तो ये जो सप्तऋषि के जो नीचे के जो 2 स्टार्स हैं, उनकी सीधी लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ स्टार दिखाई देगा, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत चमकता है। तो ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं, और इसकी पोजीशन एक ही रहती है। जो स्टार्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, ओके, वो एक ही जगह पर रहते हैं, अपनी जगह पर, जिस तरह से सन रहता है। ओके, नाउ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उन तक हीट एंड लाइट किस तरह से पहुंचती है, सन से, यानी कि एक स्टार से। तो ऐसी बॉडीज़ को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ओके, सो प्लैनेट्स का मतलब होता है वैंडरर, मतलब जो मूव करते रहते हैं। इसका मतलब है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास मूव करते रहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। नाउ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम? सन, 8 प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं, उन सभी को मिलाकर उनकी जो एक फैमिली बनती है उसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम की फैमिली में जो मेन होता है, जो लीडर होता है, जो मुखिया होता है, वो होता है सन। ओके, बिकॉज सन के आसपास ही ये सभी रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर हम सन की डिस्टेंस से देखेंगे कि कौन कितना दूर है प्लैनेट्स में, तो हम देखेंगे कि सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। ओके, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये डिस्टेंस बताई है मिलियन किलोमीटर्स में। तो मर्क्यूरी जो है वो सन से 58 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, लेकिन ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ओके, सन से सबसे पास वाला प्लैनेट है और सबसे छोटा प्लैनेट है। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस,
वीनस जो है उसका और अर्थ का साइज़ आप देखेंगे करीब करीब सेम है, वीनस थोड़ा सा छोटा है, तो इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा प्लैनेट, ओके, वीनस को। वीनस की एक और ख़ास बात है कि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म और सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकता हुआ प्लैनेट वीनस होता है सोलर सिस्टम का। इसीलिए हमें ये स्काई में दिख सकता है। आप कभी भी बहुत अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह आप स्काई में देखेंगे जब स्टार्स चमकते हुए रहते हैं, तो ऐसा स्टार जो ट्विंकल नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो वीनस हो, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और साथ ही जब शाम ख़त्म होने वाली होती है, रात स्टार्ट होने वाली होती है, जिसको हम बोलते हैं डस्क, तो उस टाइम पर भी वीनस हमें दिख सकता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे चमकता हुआ प्लैनेट है वो वीनस होता है, जो हमें यहाँ से दिख सकता है। थर्ड नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ हमारा प्लैनेट है और ये सबसे यूनिक प्लैनेट है, यूनिक मतलब सबसे अलग। इसका एक और नाम है वाटरी प्लैनेट, यानी कि पानी वाला प्लैनेट, और ब्लू प्लैनेट। तो इसका नाम ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं, जब आप अगर फोटोग्राफ्स भी देखेंगे अर्थ के स्पेस से, तो आपको दिखाई देगा कि अर्थ जो है वो पूरी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ऐसा इसीलिए बिकॉज अर्थ पर 71% वाटर होता है। जो सीज़ है, जो ओशंस हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी वजह से अर्थ पूरी ब्लू कलर की दिखाई देती है। और अर्थ पे पानी है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच हैज़ फेवरेबल कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ। हमारे सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ओके। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आप ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट, सबसे अलग प्लैनेट। नेक्स्ट मार्स। तो मार्स जो है उसको मंगल बोलते हैं हिंदी में, और मार्स पर बहुत सारे मिशंस भी भेजे जा चुके हैं, जैसे कि मंगलयान, हमारे इंडिया का जो सक्सेसफुल मिशन था मंगलयान, वो मार्स पर भेजा गया एक मिशन था। तो मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज इट अपीयर्स रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट इज़ जुपिटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लैनेट है साइज़ में वो जुपिटर है। तो जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब आप देखेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में भी एक चीज़ हमको दी हुई है, दैट इज़ एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत सारे चट्टानों के या पत्थर के टुकड़े हम बोल सकते हैं, रॉक्स के बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, मतलब दोनों का जो ये रास्ता है इनके बीच में ये रिवॉल्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि पहले एंशियंट टाइम्स में एक प्लैनेट हुआ करता होगा जिसमें विस्फोट हो गया होगा, जो फूट गया होगा, टूट गया होगा, और उसके जो टुकड़े हैं, उसके जो रिमेन्स हैं, वो ही ये एस्टेरॉयड बेल्ट बनाते हैं, वो ही टुकड़े जो हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट में हैं। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। यहाँ पर आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं। वैसे तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों के आसपास रिंग्स होती हैं, लेकिन वो हमें कब दिखाई देती है? जब हम पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प लेते हैं तो हमें वो दिखाई देती है। यूरेनस, यूरेनस एक बहुत दूर प्लैनेट है सन से, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। लेकिन इससे भी दूर जो सबसे लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ओके। सो दिस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। सो दीज वर द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इन सभी प्लैनेट्स का नाम आपको बिल्कुल लाइन से याद होना चाहिए जो सन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस and Neptune. So these are the 8 planets of our solar system. नाउ अगर हम इन प्लैनेट्स के रास्तों की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्लैनेट्स मतलब होता है वैंडरर, मतलब जो घूमते रहते हैं, यानी कि सन के आसपास ये सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो हर प्लैनेट अपनी अपनी स्पीड से चक्कर लगाता है। जो पास वाले प्लैनेट होते हैं उनको कम टाइम लगता है, और जो दूर वाले प्लैनेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करने में, ओके। सो ये जो आपको वाइट वाइट कलर दिख रहा है हर प्लैनेट के आसपास, ये इन प्लैनेट्स का रास्ता है, और जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट,
ओके। सो हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है जो अपने ही ऑर्बिट में चलता है, दूसरे के साथ नहीं टकराता। अगर कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में आ गया गलती से तो वो दोनों प्लैनेट्स आपस में टकरा सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा, बहुत भयानक विस्फोट हो सकता है। ओके। सो ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये अपने अपने ऑर्बिट्स पर मूव करते रहते हैं, रिवोल्व करते हैं। हर ऑर्बिट जो है आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर नहीं है, ये यहाँ से हमको लंबा दिखाई दे रहा है, कुछ ओवल शेप जैसा। इसको हम बोलते हैं इलोंगेटेड पाथ। यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ओके। सो दीज आर इलोंगेटेड पाथ। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को कितना टाइम लगता है सन का एक चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में? 365 एंड 1/4 डेज़, यानी कि 365 एंड 6 आवर्स अर्थ को लगते हैं। और हमारा जो एक साल होता है 1 ईयर, वो भी 365 डेज़ का ही होता है जब अर्थ पूरा एक चक्कर लगाती है। नाउ प्लैनेट्स सन के आसपास तो रिवॉल्व करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं। सो अर्थ को अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, और ये जो 24 आवर्स हैं यही हमारे 1 डे होता है। अगर हम बात करें जो सन के पास पास जो प्लैनेट्स हैं, या जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बिकॉज ये सन के पास में है, सबसे क्लोजेस्ट हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं चारों, ये रॉक्स से यानी कि चट्टानों से बने हुए हैं, यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और हम देखेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के जो 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ओके, बिकॉज ये सन से बहुत दूर हैं तो इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा है। और ये प्लैनेट्स गैसेस से मिलकर बने होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, इसीलिए इन प्लैनेट्स को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नाउ मून, हम सभी को स्काई में ज़्यादातर मून दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन अर्थ का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है मून। सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करती है। जैसे कि प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। ओके। सो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, यानी कि एक ही मून है। कुछ और प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा मून होते हैं। ओके। तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 यानी कि 1/4 है। ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास है। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनमें सबसे क्लोजेस्ट जो है हमारे अर्थ की, वो है मून। ओके। नाउ मून जो होता है वो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन करने में, अर्थ के आसपास एक चक्कर लगाने में 27 डेज़ लेता है। और 27 डेज़ में ही वो अपना एक स्पिन, यानी वो अपनी जगह पर भी घूमता है। तो इसीलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है, हम मून का सिर्फ एक ही साइड हमेशा देख सकते हैं जब हम उसे अर्थ की तरफ से देखते हैं। नाउ मून तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो हमने नहीं बनाया है, जो ऑलरेडी है, और एक है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ह्यूमन मेड सैटेलाइट मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इंसानों ने बनाया है, साइंटिस्ट ने बनाया है। क्यों बनाते हैं साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? बिकॉज़ उन्हें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सैटेलाइट्स की हेल्प से, जैसे कि कम्युनिकेशन, या फिर अगर हम बोले तो जैसे हम मौसम की जानकारी जानते हैं टीवी पर या फिर रेडियो में सुनते हैं, वो हमें सैटेलाइट्स के थ्रू ही पता चलती है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, अलग अलग उनके जो पिक्चर्स हमें प्रोवाइड होते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देते हैं, उनकी सरफेस कैसे होती है, वो हमें ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स ही भेजते हैं। तो ये भी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजे जाते हैं। आप देख रहे हैं एक रॉकेट जा रहा है स्पेस में जा रहा है अर्थ से, और फिर जो रॉकेट है उसके टुकड़े हो जाते हैं। जो सैटेलाइट होता है वो इस तरह से ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं इस रॉकेट के वो वापस से अर्थ पर ही गिर जाते हैं। ओके। तो इस तरह से एक सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं स्पेस में, छोड़े हुए हैं। तो इंडिया के कुछ फेमस सैटेलाइट्स हैं इनसैट, IRS, एजुसैट एट्सेट्रा। ओके, इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स
स्पेस में छोड़े हैं। नाउ मून की बात हम कर रहे थे, तो मून पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं। ओके, बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, एस्ट्रोनॉमर एक ऐसा इंसान होता है जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करता है। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका के थे एस्ट्रोनॉमर, वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने मून के ऊपर स्टेप रखा था, मून के ऊपर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। अब आपको ढूंढना है कि क्या किसी इंडियन ने भी मून पर लैंडिंग की है, क्या कोई इंडियन भी गया है मून पर। यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने आपको एस्टेरॉयड के बारे में बताया था जब हम अभी सोलर सिस्टम का डायग्राम देख रहे थे कि मार्स और जुपिटर के बीच में और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में हमें जो सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉयड्स। ओके, सो दिस इज़ एन एस्टेरॉयड। ये एक पिक्चर है एस्टेरॉयड का। कुछ इस तरह से पत्थर के टुकड़े या चट्टानों के टुकड़े होते हैं। नाउ मेटेओरॉइड्स, ऐसे स्मॉल पीसेस चट्टानों के जो सन के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं, उन्हें मेटेओरॉइड्स बोलते हैं। लेकिन उन्हें हम मेटेओरॉइड्स क्यों बोलते हैं? जब ये अर्थ के पास आ जाते हैं, अर्थ के नियर आ जाते हैं और अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होकर वो उस पर गिरने वाले होते हैं। लेकिन एयर के फ्रिक्शन की वजह से जब वो तेज़ी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो एयर का फ्रिक्शन होता है, एयर इतनी तेज़ी से जाती है कि वो गर्म हो जाते हैं मेटेओरॉइड्स, और वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइट का एक फ्लैश होता है, क्योंकि वो जलते हैं तो हमें लाइट दिखाई देती है आसमान में। सो जब हम बोलते हैं ना कि टूटता हुआ तारा, तो वो जो टूटता हुआ तारा होता है वो मेटेओरॉइड्स होता है, वो चट्टानों के ही टुकड़े होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की वजह से, उस एयर के फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ मेटेओरॉइड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से बर्न नहीं होते। ओके, और वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर मेटेओरॉइड्स गिर चुके हैं। अगर हम गैलेक्सी की बात करें, दिस इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कि स्टार्स का बिलियंस ऑफ ग्रुप्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो, उनके ग्रुप को हम गैलेक्सी बोलते हैं। तो हमारी गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसका नाम है मिल्की वे। ओके, तो मिल्की वे हमें दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम हमें मिल्की वे रख दिया है। ऐसे ही और बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं हमारे यूनिवर्स में, और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ हम अर्थ पर बैठे हुए हैं। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो यूनिवर्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी वास्ट। और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस चलती रहती हैं। अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं, वो यूनिवर्स की अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए रिसर्च कर रहे हैं।